तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में, क्योंकि कल के वीडियो में हमने देखा था इस चैप्टर के सारे डेफिनेशन को देखा था जो इस प्रश्नावली के लिए सफिशिएंट है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर हमने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण किन्हें कहते हैं। फिर उसका ज्यामितीय अर्थ देखा था। फिर ज्यामितीय अर्थ देखने के साथ साथ हमने किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को किसी ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए देखा था। ठीक है, तो उसी के आधार पे आज हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली में दिया क्या है कि इसमें दिया है एक स्टेटमेंट दिया है जिसे हमें पढ़ करके क्या करना है। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना है। ठीक है, फिर उस रैखिक समीकरण को क्या करना है, हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। और हालांकि जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमारा दो रैखिक समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने प्रश्नावली 3.1 को। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि यह भी एक स्टेटमेंट ही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेटमेंट को पढ़ना होगा और स्टेटमेंट को पढ़ करके सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण किस प्रकार बनाया जाता है यह आज हम देखेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट वाइज इसे देखेंगे किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो आफ्ताब कोई आदमी है, अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आफ्ताब की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी, ताकि वर्तमान आयु मान लेंगे हम तभी तो 7 वर्ष पूर्व जा पाएंगे। या अगर ऐसा बोल रहा है कि कुछ वर्ष बाद, तो वो भी हम मान सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या मानना होगा, आफ्ताब की वर्तमान आयु। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। क्या है, कुछ भी मान लीजिए। हालांकि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने, तो एक तो x मान लें और दूसरा जिसका भी आयु बोलेगा उसको हम क्या कहेंगे, y मान लेंगे। तो दूसरा क्या कर रहा है, वह अपने पुत्री से कह रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, आफ्ताब की पुत्री का आयु। आफ्ताब की पुत्री का आयु। वर्ष है। ठीक है, अब देखिए यह भी वर्ष है। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें शर्त लगाना होगा। इसमें सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को भी गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखने पर पता चल रहा है कि दो कंडीशन है। सबसे पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, फिर क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर यह दिख रहा है कि इसमें दो कंडीशन है। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दूसरा कंडीशन। तो अब हमें क्या लिखना होगा, अब हमें प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु क्या थी। तो सबसे पहले हमें वह निकालना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं
तो अगर मान लीजिए किसी का भी वर्तमान आयु दिया है और पूछ रहा है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले क्या आयु रहेगी। मान लीजिए कोई लड़का है 10 साल का है, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी वर्तमान 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु पूछी जाए तो क्या करेंगे। अगर वह 10 साल का है तो हम 10 में से 7 घटा देंगे, ताकि उसका जो 7 वर्ष पूर्व का आयु आएगा वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार कह रहा है आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्स है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यक्स में से 7 को अगर घटा दे तो आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु पता चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 7 वर्ष, ठीक है। अब इसी प्रकार आफ्ताब की पुत्री का 7 वर्ष पूर्व आयु ज्ञात करना है, तो उसको भी क्या करेंगे, उसकी वर्तमान आयु में से 7 घटा देंगे तो उसकी भी आयु 7 वर्ष पूर्व निकल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, सात वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए, अब कहा क्या रहा है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि यह बोल क्या रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो शर्तानुसार क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी वह तुम्हारे आयु से 7 गुनी थी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्या बताएंगे, आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व जो आयु थी क्या थी, x माइनस 7, वह किसके बराबर थी, जो उसकी पुत्री का आयु था y माइनस 7, इससे इसका क्या था 7 गुना। 7 गुना मतलब क्या, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यह जो हमें प्राप्त हुआ इसी को हम सॉल्व करके क्या बनाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले उसका बीजगणितीय रूप निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49, ठीक है। अब इसको इधर लेते आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 56 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, सबसे पहला बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गया, मतलब 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया प्रथम शर्त से। अब हम क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, तो द्वितीय शर्तानुसार देखिए बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से मतलब क्या, वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद वह क्या होगा, उसकी पुत्री के आयु से 3 गुना रह जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगा, क्या होगा, वर्तमान आयु क्या है, यक्स है। कोई अगर 10 साल का है और पूछ रहा है, उससे पूछा जाए 3 साल बाद तुम्हारा आयु कितना होगा, तो क्या करेगा वो, 10 में 3 जोड़ देगा। उसी प्रकार इसका वर्तमान आयु यक्स है और 3 साल बाद क्या होगा, यक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसकी पुत्री का आयु क्या होगा, तीन वर्ष बाद आयु, आफ्ताब की पुत्री का 3 वर्ष बाद आयु क्या होगा, y प्लस 3 ईयर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें शर्त क्या है, इसमें शर्त यह है कि कह रहा है कि जो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु जो है, मतलब x प्लस 3 वह कितना हो जाएगा, उसकी पुत्री का जो आयु रहेगा वह y प्लस 3 का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह इससे जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वह क्या होगा, दूसरा बीजगणितीय रूप होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9।
अब 3y इधर ले आइए, 3 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 जाएगा तो उधर -3 हो जाएगा, और 9 में से 3 कटेगा तो 6 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय रूप प्रदर्शित कर रहा है। और फिर उसके बाद से हमें इसकी मदद से हमें क्या करना है, इसकी मदद से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे मिटाना पड़ेगा। तो ऊपर को मिटा लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 दिए गए प्रश्न का बीजगणितीय रूप प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात समीकरण 1 एंड 2 से क्या होगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम लिख लेते हैं x माइनस 7y इक्वल टू 56। अब इससे देखिए, अब इससे समीकरण 1 से हमें क्या होगा, एक वैल्यू प्राप्त करना होगा जिससे हम क्या कर सकें, ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो इसमें हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए बताया था, अगर कोई चर राशि दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमने बोला था किसी भी एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पद में निकालना पड़ेगा। तो x का मान अगर हम दूसरे चर राशि के पद में निकालें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7y को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 56 प्लस 7y। तो हम यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले x की वैल्यू, फिर y, फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमें y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर हमें x की वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो क्या है, फिर यहाँ पर x की वैल्यू होगी और x इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है, इसको इधर भेज रहे हैं तो 7y प्लस 56 है। ठीक है, तो ऐसे हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, एक एक वैल्यू रख करके क्या करें, चेक करें। ठीक है, एक एक वैल्यू कैसे रखेंगे, सबसे पहले y के एक मान को ही रखें। मान लीजिए y का मान हम रखते हैं, अगर y का मान कितना रख लें हम, y का मान सबसे पहले -5 रखते हैं। ठीक है, -5 रखेंगे तो क्या होगा, 7 + 35 -35 और 35 में से 35 में से कितना घटे, 56 घटे तो कितना होगा 1 और 5 में 3 = 2, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 21। ठीक है, इसी प्रकार देखिए -4 रखा जाए, -4 रखा जाएगा तो सबसे पहले हम इसको -5 नहीं -8 रखते हैं। तो -8 रखेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा, और 56 क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रहेगा और ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। फिर हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, फिर -4 रखेंगे तो क्या होगा, 7 होगा 28 में से 56 घटेगा तो कितना होगा, 16 में से 8 जाए 8 और 2 28 बचेगा। फिर हाँ हमारा 28 बचेगा। ठीक है, अब फिर क्या रख लेते हैं, फिर 0 रख कर देख लेते हैं। 0 रखेंगे क्योंकि हमको 0 भी इसमें शामिल करना है और फिर संख्याएं भी शामिल करना हो।
है, संख्याएं में शामिल करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको जीरो करने के लिए y की ऐसी वैल्यू सोची जिसकी वजह से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर y की वैल्यू 8 रख दे तो 8 से 56 हो जाएगा, और 56 में 56 कटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर -8 लिया। अब ये जीरो हो गया। अब फिर हम क्या करें, अगर यहाँ पर 4 लिए तो यहाँ पर भी 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे y की जगह पे, तो 7 चौको 28, और इसको 28 और 56 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 8 से 14 84 लायक, और 1 3 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और ये जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या कर लें, फिर यहाँ पर 8 रख कर देख लें। तो 8 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 से 56, और 56 कितना हो जाएगा, 56 और 56 सीट आपका हो जाएगा 112। ठीक है, अब देखिए यह तो हमारा किसके लिए बन गया, फर्स्ट समीकरण के लिए बन गया। अब इसके अनुसार हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। फिर अब हमें क्या करना होगा, दूसरे समीकरण के लिए प्राप्त करना होगा। तो यह तो पहले समीकरण के अनुसार हो गया। अब दूसरे समीकरण के अनुसार क्या होगा, दूसरा समीकरण है क्या, यह पहला समीकरण था, और दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो अब इसके अनुसार देखा जाए तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा y और x इक्वल टू यह क्या होगा, 6 प्लस 3y। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें एक वैल्यू टेबल बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब y की एक वैल्यू रखें और x की वैल्यू निकाल लें इसके अनुसार। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लिखते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं, यही वाली वैल्यू रखते हैं ताकि हमें ग्राफ प्लॉट करने में आसानी हो। -8 रख लेते हैं, -8 रखेंगे तो 8 3 को 24, -24, 24 में से 6 जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, -18 होगा। और फिर इसी प्रकार -4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो 4 3 12, -12 में से 6 जाएगा तो -6, फिर 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो 6 प्राप्त होगा। फिर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 3 12, 12 6 18, 4 रखेंगे तो हमें फिर 18 प्राप्त होगा। ठीक है, अब बस इतना रहने देते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। अब हम क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पैमाना मानना होगा। ठीक है, पैमाना मानने के बाद हमें क्या करना होगा, दिए गए वैल्यू को उस पे, इस ग्राफ पे क्या करना होगा, दर्शाना होगा। ये हमारा क्या है, x, ये हमारा क्या है, y की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पैमाना कैसे माना जाता है, पैमाना उसी प्रकार माना जाता है जिस प्रकार आप वैल्यू निकाले रहे हैं। ऐसा पैमाना मानिए कि वैल्यू को हम क्या कर सकें, आराम से दर्शा सके हैं। तो कैसा पैमाना हम माने कि जिससे वैल्यू हमारा आसानी से दर्शाया जा सके। तो देखिए ऐसे पैमाना मानना पड़ेगा जिसमें यह भी आए और यह भी आए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले y एक्सिस पे क्या मानना होगा, देखिए 8 4 और 4 8 है, तो हमें क्या मान लेना चाहिए कि एक बड़े खाने बराबर क्या हो जाए, 4 हो जाए, या तो 4 हो जाए। 4 होगा तो आराम से हम ग्राफ खींच पाएंगे, या क्या हो जाए 2 हो जाए तो 2 खींचे, 2 लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या ले लेते हैं, एक बड़ा खाना बराबर 4। तो अगर 4 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -8। अब देखिए y वाले को तो आराम से हमने दिखा दिया, अब x वाले में हमें प्रॉब्लम हुआ। तो x वाले में हमें क्या करना होगा, यह भी दर्शाना है और यह भी दर्शाना है। तो उसके लिए हम क्या करें, देखें ऐसा वैल्यू जिसके आसपास यह भी आए और यह भी आराम से आ जाए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले यह दर्शाना है, यह तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो और यह क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, एक बड़ा खाना बराबर 7 लेंगे। तो अगर 7 भी लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ ही वैल्यू इसमें से हम क्या कर पाएंगे, दर्शा पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं बड़ा खाना बराबर
चलिए 7 ही ले लेते हैं। अगर 7 लेंगे तो हमें कई खाना बनाना पड़ेगा। सात के साथ 14, 7 21, 28। तो देखिए यहाँ पर हमारे कुछ ही वैल्यू हम इसमें दर्शा पाएंगे। तो क्या करेंगे, अब दर्शाते हैं, इधर भी लिख लेते हैं। -7, -14, -21, 28। ठीक है, ये सब माइनस में है। अब हम क्या करें, अब इस वैल्यू को दर्शाएं अगर, तो -8 रखने पर -8 यहाँ पर -8 रखने पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यक्स की जो वैल्यू आ रही है इसमें क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो क्या हो जाएगा, यहीं पर वो पॉइंट हो जाएगा, -8 और यक्स की वैल्यू 0, तो यह पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर -4 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 28 आ रही है। तो 28 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है। तो इसको आगे हम बढ़ाएं और 28 के यहाँ पर नीचे लाएं तो यह वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, अब फिर y की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 56। तो 56 कहीं हमारा यहाँ 52 है, तो 56 हमारा कहीं यहाँ पर आएगा। तो यह जो ग्राफ होगा यह किस प्रकार प्राप्त होगा। हालांकि बोर्ड बड़ा नहीं है इसलिए हम आगे के सारे पॉइंट नहीं दर्शा पा रहे हैं, लेकिन हम इस 2 पॉइंट से ही क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, इस 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा यह क्या होगा, यह एक स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, देखिए यह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ। अब दूसरे वैल्यू से हम बना लेते हैं। तो दूसरे वैल्यू से कैसे बनाएंगे, -8, तो -8 कहाँ है, यहाँ पर है। -8 पे क्या प्राप्त हो रहा है, 18 प्राप्त हो रहा है। 18 कहाँ होगा, 14 और 21 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि 7 का अंतर है तो क्या होगा, एकदम बीच से थोड़ा सा अधिक होगा। बीच यहाँ पर होगा, फिर से थोड़ा सा अधिक, तो कहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ से है और हमें किस पर पहले जाना है, -8 पर। तो -8 कहाँ होगा, -8 यहाँ पर है। यह क्या हो जाएगा, यह पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला यह पॉइंट हो जाएगा। फिर -4 पे जाना है, y की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, -6। तो -6 कहाँ होगा, y की वैल्यू -4 हो रही है। तो y की वैल्यू -4 रखेंगे, 4 12 -12, हाँ ठीक है, -6। तो -7 से थोड़ा सा पहले आएगा। तो -7 से थोड़ा सा पहले यहाँ पर, और y की वैल्यू -4 तो हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पर वह पॉइंट हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अब क्या करें, इस पॉइंट से फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू 0 हो रही है, तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो x की, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये देखिए -18 है, या हमने 18 इधर दर्शा दिया। ये 18 सबसे पहला पॉइंट हमारा गलत दर्शाया गया है। -8 है तो वैल्यू कितनी है, -18, तो -18 इधर ना होगा, वही हम कह रहे हैं तभी से। तो -8 यहाँ पर है और -18 कहाँ आएगा, इसके बीच से थोड़ा सा अधिक इधर, तो यह हो जाएगा। और -18 हमारा यहाँ पर आएगा, -18 यह हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, 0, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6 है। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 6, इस 7 से क्या होगा, थोड़ा सा पहले आएगा। ठीक है, और फिर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, फिर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 18 है। तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर है तो x की वैल्यू 18 कहाँ होगी, इसके थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा आगे होगा, वह वैल्यू यहाँ पर होगी। अब इससे हम क्या करें, इसको हम मिला दें। इसको मिलाएंगे तो कैसा हमें ग्राफ प्राप्त होगा, जो पॉइंट था इस प्रकार प्राप्त होगा। यह पीछे जाने पर क्या होगा, आपस में कटेगा और यह आगे इसी प्रकार बढ़ जाएगा। तो यह हमने क्या कर लिया, इसके ग्राफीय रूप को प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेंगे ग्राफ ऐसे ही आएगा। ठीक है,
मतलब आप छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं। और ऐसी यहाँ पर हमने x को y के टर्म में निकाला, आप y को x के टर्म में भी निकालेंगे तो क्या होगा, तो हो सकता है यह जो नंबर्स आए हैं उसको रखने पर वह इजी नंबर आए, मतलब ग्राफ को प्लॉट करने में आसानी हो। तो आप x की वैल्यू y के भी टर्म में निकाल सकते हैं और y की वैल्यू x के भी टर्म में निकाल सकते हैं। और ग्राफ किसी का भी वैल्यू किसी के टर्म में निकाले, लेकिन ग्राफ हमें इसी प्रकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को देख लिया। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार, जस्ट इसी प्रकार है। बोला है क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। इसके बाद उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 में खरीदे। स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, ये एकदम सिंपली है कि दे रहा है क्रिकेट, इसी प्रकार हमें उसमें भी मानना पड़ेगा। इसमें आयु से संबंधित था, उसमें क्या है, मूल्य से संबंधित है। तो उसमें दिया है 3 बल्ले और 6 गेंद को एक बार खरीदा जा रहा है 3900 में। फिर बोल रहा है कि उसी प्रकार एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक बल्ले और एक गेंद का मानना पड़ेगा कि उसका जो मूल्य है वह कितना है। बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद की मूल्य कितनी है, y रुपए है। उसके अनुसार हमारा जो, आइए शॉर्टकट में समझा देते हैं तो आप सॉल्व कीजिएगा। एक जो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बताएं उसी प्रकार वह भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि क्रिकेट टीम में कोच ने इतने रुपए में 3 बल्ले। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, हमें एक बल्ले का मूल्य मानना है, हमें दिया थोड़ी ना है, हमें मानना है। तो मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, और एक गेंद, दूसरा क्या दिया है, गेंद दिया है ना, हाँ दूसरा हमारा दिया है गेंद। तो बल्ला और गेंद खरीदना है, तो तथा एक गेंद का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, y रुपए है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बोल रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद। तो 3 बल्ला क्या हो जाएगा, 3 बल्ला, तो 3 बल्ला कह रहा है एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x में मान लीजिए अगर एक पेन आपका 5 रुपए का है तो 3 पेन कितने रुपए का होगा, 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 रुपए का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा 3x। ठीक है, प्लस क्या होगा, एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो कितना गेंद कह रहा है, 6 गेंद खरीदेगा। 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6 गेंद का मूल्य y में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6y इक्वल टू कितने रुपए का खरीदा जा रहा है, 3900 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड शर्त के अनुसार क्या देखेंगे, सेकंड शर्त के अनुसार हमारा क्या है, दूसरा कह रहा है कि इस स्थिति उसके बाद क्या हो रहा है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। तो सबसे पहले एक बल्ला खरीदा जा रहा है, तो एक बल्ला मतलब x रुपए दिया, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो x रुपए दिया, और क्या किया, 2 गेंद खरीदा। तो 2 गेंद खरीदने के लिए 2y रुपए लगेगा, इक्वल टू कितना खरीदा, 1300 का।
अब यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया और यह हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो गए। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर क्या करेंगे, इसका ग्राफीय रूप निरूपित करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इसके पहले जैसे हमने बनाया था ग्राफ उसी प्रकार बनाएंगे, या जस्ट जैसे हमने कल बताया था कि किसी समीकरण से ग्राफ किस प्रकार बनाए, उसी प्रकार हम इससे भी ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ बनाइएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी हम बीजगणितीय रूप में कैसे लिखना है बता देंगे, फिर आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य सबसे पहले हम मान लेते हैं, उसके अनुसार 4 केजी और जितना भी केजी दिया हुआ हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, सेब, तो हम मानेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना, 1 रुपए, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू y रुपए। ठीक है, तो फर्स्ट का शर्त से हमारा क्या हुआ, फर्स्ट शर्त के अनुसार हमारा कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपए। तो 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपए है, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x में मान लीजिए हमने जिस प्रकार उसको इस एग्जांपल को बताया था, अगर मान लीजिए एक पेन है 10 रुपए का है, तो 2 पेन कितना होगा, 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपए। तो उसी प्रकार 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 1 रुपए है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर मतलब 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए माने, तो सिंपली y लिख देंगे, इक्वल टू कितना पूरा पैसा दिया जा रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का 160 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम सेकंड शर्त के अनुसार लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड शर्त के अनुसार हमारा क्या होगा, सेकंड शर्त के अनुसार हमारा दे रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो 4 केजी सेब, 4 केजी या 1 केजी का x मूल्य है, तो 4 केजी का क्या हो जाएगा, 4x प्लस कितना अंगूर, 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपए है, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हमारा दिया 300 रुपए। 300 रुपए दोनों के मूल्य को मिलाकर के 300 रुपए हो रहा है। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से क्या कर लेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। किस प्रकार प्राप्त करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम बनाएंगे क्या, टेबल बना लेंगे जिसमें x और y की वैल्यू अलग अलग होगी। फिर उसी प्रकार y दूसरे समीकरण से एक टेबल बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप इस दोनों इक्वेशन को, इसके पहले वाले क्वेश्चन के दोनों इक्वेशन को ग्राफीय विधि से प्लॉट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है।